आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी महफिल को खूबसूरत और बावकार बनाने की ज़ामिन होती हैं। माधवी रेड्डी का भी शुमार ऐसी ही शख्सियात में होता है। खुश पोशाक, खूबसूरत आँखें, दिलकश मुस्कुराहट और दिल को मोह लेने वाला गुफ्तगू का स्टाइल से हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। कॉरपोरेट इवेंट हो या फिर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार हो या एंटरटेनमेंट शोज, हर जगह की बेहतरीन एमसी जानी जाती हैं। और इन्होंने न जाने कितने इवेंट्स में अपने दिलकश अंदाज से शायकीन का दिल जीत लिया और इसे कामयाबी से हमकनार किया। माधवी का दूसरी ख़ास बात यह है कि वो तालीमी मैदान में LLB के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA भी कर चुकी हैं और साथ ही साथ कई प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां भी वो अपने नाम रखती हैं। तो चलिए मुलाकात को पुरकशिश बनाते हैं और जानते हैं माधवी रेड्डी की ज़िंदगी की नशोब व फराज की बातें। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में। बड़ी खुशी हो रही है माधवी रेड्डी जी जो आप हमारे स्टूडियो में मौजूद है अपनी बातें शेयर करने के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जानी साहब आपके शो में आकर। 2 साल के कोविड कैसे निकल गए, उसके बाद पहली बार मौका मिल रहा है बाहर जाके इंटरव्यू देने के लिए। मैं अपने पूरे फैंस को हाय बोलना चाहती हूँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको, जहाँ पे भी हैं बिल्कुल सेफ रहिएगा। बिल्कुल। चलिए अब अभी हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल। कि ये जो करियर की जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताइए। मैं पहले से ही बहुत एक्टिव चाइल्ड थी। बचपन से ही मुझे स्टेज पे जाके शो करने का बहुत ही इंटरेस्ट था। कुछ भी होता था पहले जाके स्टेज पे खड़ी हो जाती थी कि मुझे करना है करके। वहाँ से ही मेरे ख्याल से मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल्स था, स्टेज फियर जो होता है वो वहीं से चला गया। तो स्टेज पे जाके शोज़ करना हो गया या डांस करना, गाना गाना, सब वहीं से शुरू हुआ। तो स्कूल डे से मैं बहुत एक्टिव थी। तो जैसे जैसे मैं बढ़ती गई तो मुझे लगा कि मैं इसको करियर बना सकती हूँ और वैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू रखा। तो स्कूल हो गया, फिर कॉलेज हो गए, तो उसको मैंने कंटिन्यू किया। बाहर आके जब मुझे पता चला कि ऐसा एक प्रोफेशन भी है जिसको आप एंकरिंग या MC बोलते हैं, उसको आप ले सकते हैं एज अ प्रोफेशन, तो मैंने सोचा वाई नॉट, मुझे एक ट्राई देना चाहिए। और मुझे लोगों के बीच में रहना भी बहुत पसंद है। और जैसे कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से, मैं लोगों की जानकारी बहुत है मुझे कि कौन कहाँ से आता है, तो उस हिसाब से मेरा ये जो करियर का है, एंकरिंग का करियर, वो शुरू हुआ। माधवी, जिस तरह आपने बातचीत के दौरान बताया कि भाई आप बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। डांस भी करती हूँ। तो लेकिन मेरे लिए करती हूँ।
अच्छा, डांस तो खैर आप करती हैं, हाँ जी। लेकिन आपने कैरियर के तौर पर एंकरिंग को चुना। हाँ जी। तो एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि वो कौन से फैक्टर रहे होंगे जिससे आपने एंकरिंग को चुना? एक तो मैं बहुत बातूनी हूँ बहुत बकबक करती हूँ, और एंकरिंग में एक और चीज़ है कि आपको बहुत कनेक्ट करना पड़ता है लोगों के साथ। ऊपर से ये एक और है कि मैं जो भी लैंग्वेज बोलती हूँ उसमें मेरा बहुत अच्छा कमांड है। अच्छा। जैसे एंकरिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी भाषा बोलते हैं उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्पॉन्टेनियसली कनेक्ट कर पाते हैं। आप तो खुद वो फील्ड में हैं, आप समझते हैं। जी बिल्कुल। जब तक आपको कमांड नहीं होगा और स्टेज सेंस नहीं होगा, आप वो फील्ड में नहीं जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्पॉन्टेनिटी है वो है मुझ में। मुझे लगता है कि मैं लोगों के से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ अपने आप को, और वो इसीलिए है क्योंकि लैंग्वेजेस पे बहुत कमांड है मेरा। तो वो एक और रीज़न है कि मैंने एंकरिंग को अपना करियर चुना है। अच्छा माधवी जी, वो तजुर्बा हमें ज़रूर शेयर कीजिए जब आपने पहली मर्तबा एंकरिंग के लिए स्टेज पर जाना, फिर वहाँ पर किस तरह लोगों को अट्रैक्ट किया, उस बारे में ज़रूर बताइए। हाँ जी। पहला जो शो मैंने जो स्टेज पे किया वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो हमारे जो टॉलीवुड के एक्टर हैं महेश बाबू, अच्छा। वो ब्रांड एम्बेसडर हैं रेनबो हॉस्पिटल्स के लिए। अच्छा। तो वो शो मेरा सबसे पहला शो था और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी था। तो उसमें ये था कि वहाँ पे पूरे बहुत ही वीवीआईपी लोगों ने एंट्री ली थी। ऑडियंस में बहुत वीवीआईपी लोग थे वहाँ पे। जिस तरीके से मैंने अपना कंपेयरिंग शुरू किया, वहाँ से मुझे इतने अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि पहला शो स्टेज पे करना बिना डरे, और लोगों को लगा ही नहीं कि मैं एक फ्रेशर हूँ जो पहली बार स्टेज पे चढ़ के, यानी कि इतने बड़े स्टेज पे आके जहाँ पे लाइव जा रहा था शो, मैंने एंकरिंग किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो फीडबैक वहाँ शो के बाद मिला वॉज रियली, आई मीन समथिंग विच आई हैव टेकन इट बैक। इवन महेश बाबू हिमसेल्फ सर ने भी बहुत कॉम्प्लीमेंट किया। आई थिंक वो बहुत बड़ा चीज़ था मेरे लिए, या बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। वैसे एक मैं आपको नेगेटिव भी शेयर करना चाहूँगी कि एक ऐसा हुआ कि मैं पहली बार हैदराबाद आई थी, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो बचपन है वो पूरा नॉर्थ इंडिया में गुजरा है। तो जब मैं वापस हैदराबाद आई तो तेलुगु पे ज़्यादा कमांड नहीं था। तो ये शो के बाद मुझे और भी शोज मिले, जिसमें एक शो आया जो कंप्लीट तेलुगु बोलने वाला था। अच्छा। जिसका मुझे नॉलेज था नहीं। अच्छा। जब तक मैं स्टेज पे नहीं गई मुझे मालूम नहीं था कि शो पूरा तेलुगु में हैंडल करना है। और जैसे ही मैं स्टेज पे गई, वो आदमी मेरे को बोलता है कि मैम शुरू कीजिए। अच्छा। तो मैंने शुरू इंग्लिश में किया। बोलते नहीं मैम, ऑडियंस पूरी तेलुगु वाली है, आपको तेलुगु में शुरू करना है। अच्छा। और मुझे बिल्कुल तेलुगु का कुछ, पहली बात होती है कि आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को। मैंने प्रिपेयर किया नहीं था, तो वो जो बिटर एक्सपीरियंस था मेरा, कि क्योंकि मैंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था, मेरे को शो पूरा इंग्लिश में चलाना पड़ा। अच्छा। और ऑडियंस को कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया वो मुझे मालूम नहीं था। तो ये एक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस भी था मेरा। सही है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले मेरे ऑडियंस कौन है वो पहले इन्फॉर्मेशन लेती हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह के ऑडियंस होते हैं उस तरह का आपको स्क्रिप्ट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। सही बात। ऐसा नहीं है कि जाते ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑडियंस डिफरेंट होते हैं। कभी कभी फार्मा वाले आते हैं, कभी कॉर्पोरेट वाले आते हैं, कभी शादी वाले रहते हैं, तो बर्थडेज होते हैं, कभी ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं। इस हिसाब से आपको स्क्रिप्ट भी चेंज करना पड़ता है। सही बात। एक ही ऑडियंस को एक ही तरह का नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। मैंने वहाँ से सीखा कि पहले आप अपने ऑडियंस को जानिए, उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। मेरे ख्याल से वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरे को प्रिपेयर करवाया कि आप पहले प्रिपेयर हो फिर स्टेज पे जाइए। क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया महेश बाबू जी का जो था, उसमें उन लोगों ने मेरे को पहले स्क्रिप्ट दे के रखा था। अच्छा। तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, मुझे खुद करना था सब कुछ। तो ये एक सबसे बड़ा लर्निंग था मेरे लिए एज एन एंकर। मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा कि आपको पहले सीखना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस कौन है, फिर आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, फिर स्टेज पे जाइए, नहीं तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है।
नहीं, आपने बहुत ही सच्चाई की बात कही। हाँ जी। क्योंकि देखिए, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी एक सीख मिलेगी बिल्कुल। कि माधवी ने जो भी किया है, हाँ, बिल्कुल आपने साफगोई से काम लिया और बताया कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। हुआ है। हाँ। और उसी ने मुझे सिखाया भी है। हाँ, एक और बात है, आप अपने फेलियर से ही सीखते हैं। सही बात है। जितना होगा फिर आप ये कोशिश कीजिए कि उसको रिपीट ना करिए। नहीं, आप मान रही हैं, बहुत बड़ी बात है। तभी तो आप कामयाब हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ये सही कामयाब बात। लोगों की निशानी है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो देखते हैं कि वो लोग गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाद में जाके बहुत सारे नहीं, ऐसी प्रॉब्लम बात नहीं है क्रिएट होते जानी हैं। साहब, है क्योंकि अपनी गलती से सीखते हैं तो आगे जाके हम लोग अलर्ट हो जाते हैं सही बात है। कि ये जो चीज़ सीखी है हम लोगों ने, ताकि इसे हम रिपीट ना करें। और अगर हमसे कोई सीख रहा है उनको भी बताएं कि ऐसी गलतियां रिपीट ना हो उनके फ्यूचर में। सही बात। क्योंकि हम ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि वो गो थ्रू ना हो वो प्रॉब्लम से। सही बात है। हाँ जी। अच्छा, अभी मेरा जो अगला सवाल है वो हाँ ये जी। कि इतने बदलते माहौल में हाँ जी। एक एंकर के लिए सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाना, अपना बेस्ट दे पाना, कितना आपने किया, अपने तजुर्बे से बताइए। बदलते माहौल के साथ एक एंकर को भी बदलना है, क्योंकि जी। चेंज इज़ एविडेंट। आपको आपके स्क्रिप्ट से लेकर आप जिस तरह से गेस्ट के साथ या ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो स्टाइल को भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक स्टाइल ही पूरा आप कैरी नहीं कर पाएंगे। वो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको अपने ऑडियंस को स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जैसे ही देखेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको ऑडियंस मिलेंगे जहाँ पे आप जाएंगे तो वो बिल्कुल इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। फिर आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे उनसे? तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों के नेचर को समझने की ज़रूरत है। आप भी जानते हैं, आप भी खुद ये इंडस्ट्री में है कि आप अगर कोई जोक क्रैक कर रहे हैं और ऑडियंस हंस नहीं रही है, तो आप उनको ही अपने जोक्स में शामिल करके उनको ही अपने एक प्रोग्राम का हिस्सा बना के चलते हैं। सही बात है। सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं। वो बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा, तभी वो चेंज आ पाएगा और तभी ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो पाएगी आपके साथ। और जैसे ऑडियंस का फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ऑडियंस आपको कहती है कि आपने, जब शो ख़त्म होता है और पीछे आके सब बोलते हैं कि आपने एकदम वंडरफुल जॉब किया है, इतना अच्छा हमने कभी एंकर देखा नहीं, उससे बड़ी भी फीडबैक और उससे बड़ा अप्रिसिएशन क्या हो सकता है एक एंकर के लिए। नहीं, बिल्कुल। नहीं, जिस तरह आपने बताया कि भाई ऑडियंस से कनेक्ट होना, तो बिल्कुल नई ऑडियंस जब आपको मिलती है तब आप किस तरीके से कनेक्ट हो पाती हैं? क्योंकि देखिए, तरह तरह के लोग होते हैं। हाँ जी। उसमें एक नेचर के नहीं होते, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज होती है। बिल्कुल। फिर उनका अपना ओपिनियन होता है भाई। जैसे मैंने आपको बताया जानी साहब कि आपको उनको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नहीं आने वाले हैं। तो आपको उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं उनके नाम जान लेती हूँ और जब भी मैं कुछ अनाउंस करती हूँ तो उनको इन्वॉल्व कर लेती हूँ। सर आपने कहा था, अगर उन्होंने कहा भी नहीं होगा मैं उनका नाम लेकर, आपने ही कहा है ये करने के। तो उनको, जब हम उनका नाम लेना शुरू करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अगर इतने सारे लोग हैं मगर इनको मेरा नाम ही याद है। अच्छा। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो हमको ऑडियंस के साथ करना पड़ता है। तो वो इन्वॉल्व में उन लोग खुद भी, अरे ये मेरा नाम ले तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। चलिए हम भी करते हैं। तो उस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। सही बात है। एक खूबसूरत लड़की उनका बार बार नाम ले वो रही भी है। बिल्कुल सही। और अपनी तारीफ तो खुद ही करनी पड़ती है। ऑडियंस से तो आता नहीं है। सही बात है। तो हम लोग अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं। सही है, उनके सामने खड़े होकर। बेशक। बहुत अच्छी आपने टिप दी है। हाँ जी। तो जो भी एंकर ये शो देख रही हैं, हाँ। तो शायद हो सकता है ऑडियंस आप बिल्कुल ध्यान रखिए। वो भी ये चीज़ों को अगर हाँ जी। करें तो आप कोई भी शो में आप नाकाम नहीं हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा माधवी, आप इतना अच्छा उर्दू हिंदी बोल लेती हैं। हाँ जी। इसकी अहम वजह क्या है? जानी साहब, मेरे डैडी जो हैं, हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। मेरी पूरी फैमिली डिफेंस वाली है। सो मेरी पैदाइश अलग स्टेट में हुई है। मैं बैंगलोर में मेरी पैदाइश हुई है और मेरा जो बचपन पूरा गुजरा है वो पूरा नॉर्थ इंडिया में गुजरा है। अच्छा। और
वहाँ पे रहने से क्या हुआ कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है हिंदी पे या उर्दू पे, वो वहाँ से आया है। अच्छा। तो हम लोग घर पे भी तेलुगु बहुत कम बोल के हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ और वो बैकग्राउंड है जिन्होंने हमारी हिंदी को ज़्यादा पॉलिश कर दिया है। अच्छा। तो जब हम इंटरेक्ट भी करते हैं तो लोग मेरे को पूछते हैं, मैम आप लगते नहीं हो आप तेलुगु वाले हो, आप नॉर्थ इंडिया के लगते हो। मैंने बोला लगती हूँ मगर हूँ तेलुगु वाली। तो ये जो भाषा है, जो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है, ये मेरे पूरे नॉर्थ इंडिया में रहने के वजह से और आर्मी स्कूल में पढ़ने की वजह से आया है। अदरवाइज तो आपका घर का माहौल तो तेलुगु में ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके माता पिता दोनों भी जो है, दोनों जो हैं आंध्रा से हिल करते हैं। हाँ, तो एकदम पक्का तेलुगु वाले हैं एक्चुअली। मगर लगते नहीं है। सही बात है। नहीं, लेकिन माधवी, हमारे नाजरीन को हम बता दें कि माधवी रेड्डी जी जो तेलुगु में बहुत ही फेमस एंकर हैं, हिंदी के साथ साथ तेलुगु के भी बहुत सारे शोज कर चुकी हैं। करती हूँ, हाँ करती हूँ, अभी भी करती हूँ। कर रही हैं। कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ। तो बहरहाल थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकता हूँ। हाँ जी। आपकी जितनी भी बातें हैं, अपनी दिल की बातें, ब्रेक के बाद आप जरूर सुनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की जानी मानी एंकर माधवी रेड्डी जी से। ब्रेक से पहले आपने अपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें बता रही थी हमारे ऑडियंस को, और बहुत सारी चीज़ें आपने शो के मुताल्लिक़ या एंकरिंग से जुड़ी बातें आपने शेयर की जी। अभी मेरा जो अगला सवाल ये है कि हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो लाइफ को एक नया मोड़ दे जाते हैं। इन लम्हों को आप इस शो के ज़रिए अगर आप याद करना चाहती हैं तो आप ज़रूर याद कीजिए। सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसा हादसा बता सकती हूँ मैं जिसने हमारी पूरी फैमिली को एक तरफ से डिस्टर्ब कर दिया है। वो था कि ऑल ऑफ अ सडन, एक्चुअली मेरी मम्मी, मैं बताना चाहती हूँ कि मम्मी हमारी बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट है। अच्छा। थी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो डैडी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे रहते नहीं थे। तो हम लोगों ने मम्मी को ज़्यादा अपने करीब देखा है और उनके साथ उन्होंने जिस तरह से हमको गाइड किया है हर सिचुएशन में, किस तरह से स्ट्रॉन्गली हर सिचुएशन को फाइट करके बाहर निकलना है, स्ट्रॉन्गली उभर कर आना है, वो हमने सिर्फ अपनी मम्मी से सीखा है ज़्यादा। क्योंकि मम्मी बहुत नज़दीक थे, कुछ भी होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मम्मी से ज़्यादा शेयर करते थे। तो हर सिचुएशन या हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मम्मी के पास होता था। तो चाहे वो करियर वाइज हो या कभी स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ करने की इच्छा है, तो उन्होंने कभी हमें पीछे जाने के लिए नहीं कहा। बोला अगर आपको कुछ अचीव करना है ट्राई करो, क्योंकि बिना ट्राई करे आप हार नहीं मानना, क्योंकि ट्राई करोगे उसके बाद हार मानोगे या हासिल नहीं हुआ तो अलग बात है, क्योंकि तुम्हें कभी ये शिकवा नहीं रहेगी कि तुमने ट्राई नहीं किया। ट्राई किया है फिर भी हार गए तो अलग बात है। ट्राई करते रहो, जब तक तुम्हें लगेगा कि मैं ट्राई कर सकती हूँ करो, उसके बाद हार गए तो इट्स ओके, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं माना, कभी ट्राई नहीं किया करके वो गिला नहीं रहेगा। तो मम्मी का वो सपोर्ट था। मम्मी हर वक्त बहुत पॉजिटिव थी, हर चीज़ को लेके पॉजिटिव थी। आज मैं अगर ये प्रोफेशन में भी हूँ तो वो उनकी एक्चुअली एक क्या बोलते इच्छा थी कि एक बार इस तरफ भी ट्राई करके देखो, शायद तुम कर पाओ, क्योंकि तुम बचपन से स्टेज शोज करती आई हो।
तो ये भी एक करियर हो सकता है तुम्हारे लिए, तो ट्राई करो एक बार। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं अपने लिए, खुद के लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने लिए। सही बात। तो अभी 2 साल पहले की बात बोल रही हूँ मैं, अचानक आई लॉस्ट माई मॉम। वो वॉशरूम में कोलैप्स हो गए अचानक, जबकि हम सब घर पे थे। अच्छा। और जब तक हमने जाके देखा बहुत लेट हो चुका था, और हम जब तक उनको हॉस्पिटल ले के गए, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि योर मॉम इज़ नो मोर, यू लॉस्ट हर कपल ऑफ मिनट्स अगो। तो उस चीज़ के बाद बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया है फैमिली में। सही बात है, होता है। अब ऐसा लगता है कि सब समेटते समेटते वक्त लगता है। सही बात। क्योंकि सब, हर आदमी के लिए सबसे बड़ा शौक है हमारे घर में कि अचानक कैसे हो गया करके। तो वो शौक से अभी भी हम उभर कर आ रहे हैं, और होपफुली बहुत जल्द और स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे। क्योंकि मम्मी का हर वक्त था कि कुछ भी सिचुएशन हो तुम स्ट्रॉन्ग बन के रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, क्योंकि आना जाना तो लगा रहता है, बट उसके लिए लाइफ स्टॉप नहीं होना चाहिए, लाइफ शुड कंटिन्यू। तो वो एक किस्सा है या जो सिचुएशन है हमारी, अभी मैं वही आपसे अभी डिस्कस कर। बिल्कुल, ये हमारे नाजरीन भी आपके ये बातचीत जो भी आपने बताया है उसको बगौर सुना होगा, और एक नया मोड़ आपकी ज़िंदगी में आया था, है ना? हाँ, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम सब, एक नई तरीके से, एक नए वो बोलते हैं ना, एक पॉइंट से अब फिर शुरुआत हो रही है घर में सबके। सही है। क्योंकि आपके माता जी बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट किया, और फिर आपके कैरियर में भी बहुत अहम रोल अदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं चाहती थी कि वो रहें ताकि देखें किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, मगर पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर देखिए, दुनिया है, दुनिया तो चलती रहेगी, बिल्कुल, आना जाना तो लगा रहेगा। बिल्कुल। खैर बहरहाल हर आर्टिस्ट के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ आता है, तभी तो हमने ये सवाल रखा था। हाँ जी। है ना? और वहाँ से स्ट्रांगली उभर कर आना इज आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट। सही बात है। और अब शायद हम और स्ट्रांग बनकर निकलेंगे सिचुएशन से। सही बात है, सही बात है। अच्छा माधवी, हर इंसान का कोई ना कोई बैकअप प्लान होता है। हाँ जी। ये करूँगी, इसके बाद ये करना है। हाँ जी। तो आपने क्या सोच रखा है? एक तो मैं बताती हूँ कि मैं एजुकेशन वाइज मैं बहुत पढ़ती हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई का बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने खुद बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल की हैं अपने करियर में। जैसे मैंने लॉ कंप्लीट किया है, मैं एक बीकॉम स्टूडेंट भी हूँ, उसके ऊपर से मैंने सीएस का भी कोर्स किया है, फिर मैं एक इन फ्लाइट मैनेजमेंट का भी कोर्स किया है, अभी मैंने पिछले साल एमबीए कंप्लीट किया है। तो बहुत सारी डिग्रीज हैं। अगर कभी मौका मिला कि हाँ ये ठीक से नहीं चल रहा है तो मैं किसी ना किसी कॉर्पोरेट जॉब में चली जाऊंगी। नहीं, इतने सारी डिग्रियां रखने के बावजूद भी आपने एंकरिंग को चूज किया। हाँ जी। इसकी अहम वजह क्या रही है? इसकी अहम वजह ये थी कि जैसे मुझे लोगों के बीच रहना बहुत पसंद है, मुझे स्टेज पे जाना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। और मेरी मम्मी का भी सपना था कि मैं स्टेज पे जाऊं, कुछ करके दिखाऊं। तो वो पुश जो था मुझे मिला, वो एक और रीज़न है कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ मैं हूँ। और अगर ऐसा सिचुएशन आया, जैसे पिछले 2 साल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से सिचुएशन आए हैं, अगर वैसा सिचुएशन आएगा तो मैं कुछ भी चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, कोई भी काम करने के लिए रेडी हूँ। भगवान ने हाथ पैर दिए, सलामत है, कोई भी काम करना मुझे पसंद है। मैं ऐसा नहीं है कि यही काम करना है और मैं बैठी रहूँगी क्योंकि काम नहीं आ रहा है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, पढ़ाई कर चुकी हूँ, बहुत पढ़ लिया है अभी, तो कोई भी कॉर्पोरेट जॉब भी मिल जाएगा तो भी करने के लिए रेडी हूँ। नहीं, एक बात है माधवी कि जब आपने इतने सारी डिग्रियां हासिल की, हाँ जी, जब आप जॉब करती हैं, हाँ जी, तो कम से कम आपको 8 आवर्स मतलब 8 घंटे तो देना पड़ेगा। बिल्कुल।
एंकरिंग में उतना टाइम की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने वो भी सोच के रखा है 8 घंटा ये करूंगी, फिर शाम के जो भी बचे हुए घंटे हैं मैं अपनी एंकरिंग की जो मेरा पैशन है उसको कंप्लीट करूंगी करके। हाँ जी, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से कैच कर लिया। ये सारी चीजें होती है ना भाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। हाँ जी, तो वो आपसे सीखे। हाँ, मेरे से सीखिए, बिल्कुल सीखिए। अच्छा, एक बात है, हाँ आपने काफी दिनों से एंकरिंग को अपना कैरियर के तौर पर चुना है। बिल्कुल। तो जो नए एंकर्स आ रहे हैं उनके लिए एंकरिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है आपकी नज़र में? एक तो है, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आप, क्योंकि फर्स्ट चीज़ जब आपको ऑडियंस देखती है तो वो ये देखती है कि आप कैसे दिख रहे हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं जो आप पहने हैं। तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको क्राउड से अलग दिखना है, तभी जो ऑडियंस का ध्यान होगा वो आप पे जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा, जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं, शायद वो एक ही लैंग्वेज हो मगर वो लैंग्वेज आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल चांस नहीं देना चाहिए किसी को कि कोई आपको आपके लैंग्वेज के ऊपर पॉइंट करे। तो आप जो भी भाषा बोलें उसमें एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2 चीज़ें आई थिंक आज के जो एंकर्स आना चाहते हैं, जो एंकरिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल जो भी करें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करें, और स्माइल तो बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, जिस तरह आप स्माइल मैं बिल्कुल स्माइल करती रहती हूँ। लेकिन आपने एक अहम चीज छोड़ दी। हाँ जी, वो ये है कि आपकी वोकैबुलरी, आपकी बातचीत, ये भी तो सही है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लैंग्वेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लैंग्वेज अगर आप परफेक्ट नहीं होंगे तो स्पॉन्टेनियस नहीं रहेंगे आप। इसलिए मैंने आपको जैसे बताया कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। शायद वो एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज पे अगर आपका कमांड नहीं होगा तो आप एंकरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप स्पॉन्टेनियस नहीं रहेंगे। इंस्टेंटली आपको अगर किसी को कुछ बोलना है तो नहीं आएगा वो, क्योंकि आपका कमांड नहीं है लैंग्वेज पे। अगर आपका कमांड है तो ऑब्वियसली आपका प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी तो ऑलरेडी कवर हो चुका है उसमें। सही बात है। लेकिन आपने इतने सारी डिग्रियां हासिल की हाँ हैं, जी। जब आप एंकरिंग करती हैं हाँ तो कभी अगर देखिए ऑडियंस है, कुछ अगर बैड कमेंट आ जाए तो आप किस तरह लेती हैं? बैड कमेंट को भी मैं पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि एक और बात ये है कि आप पूरे ऑडियंस को कभी खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑडियंस है। हर एक ना एक आदमी आपको ऑब्वियसली कुछ ऐसा बोल के जाएगा कि नहीं, आपने ये जो किया था ये हमको पसंद नहीं आया। मगर हम क्या करते हैं, हम उसको पॉजिटिव फीडबैक लेकर कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम परफॉर्म करें वो जो फीडबैक हम लोगों ने लिया था वो रिपीट ना हो। तो वो उस तरह से हम लोग कवर करते हैं हमारे उसको। नहीं, लेकिन देखिए माधवी, आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की है तो कहीं कहीं लगता है कि इस तरह की अगर ऑडियंस मिल जाए, हाँ जी, तो फील होता होगा कि भाई काश मैं जॉब कर लेती। नहीं सर, ऐसा फीलिंग तो अभी तक नहीं आया। मगर जो आपने पहले आइडिया दिया था वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ मैं। नौकरी भी करूंगी, पैशन को भी कंप्लीट करूंगी। अच्छा, अभी क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और बहुत सारी बातें आपसे हाँ की जा सके। वैसे तो बहुत सारी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ख़ास बात माधवी, वो कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो लोग आपको बहुत ज़्यादा देते हैं? एक तो वो बोलते हैं कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। अच्छा। और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। ये 2 कॉम्प्लीमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। और मैं ऑडियंस को लेकर और शुरू हो जाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल आप आई, इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया आपके ये प्लेटफॉर्म पे, और इस तरह से मैं अपने ऑडियंस को रीच कर पाई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर मैं आपका वक्त, आपने जो आपका इतना कीमती वक्त है आपने मुझे दिया, एंड आई एम रियली आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी
हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।